हाय स्टूडेंट्स, मैं राजेश्वर। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में क्लास 11 का एलिमेंट फर्स्ट। तो इसमें पहला लेक्चर, ये दूसरा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 है। ये लेक्चर नंबर 2 इसको बोलते हैं, लेक्चर नंबर 2 है ये। लेक्चर नंबर 2, ठीक। ये दूसरा लेक्चर है मेरा। अब इसमें हम पढ़ेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। क्या देखेंगे हम लोग? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आज हम लोग देखेंगे, ये क्या होते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। पार्ट 1 क्लास 11 का पहला चैप्टर, ठीक। पहले चैप्टर में आज हम देखेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। चूंकि ये सिलेबस से हटा दिया गया है चीजें, फिर भी हम आपको इस नाते बता रहे हैं ताकि आपको केमिस्ट्री बेसिक चीज जानकारी हो जाए। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको बताना जरूरी है। इसके वजह से ये सिलेबस में नहीं है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन सिलेबस में नहीं है। मगर आप यदि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये जानना जरूरी है कि कौन सा रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है और कौन सा रिएक्शन फिजिकल है, ठीक ना। इस चीज को जानना जरूरी, बेहद जरूरी है। तो आपको इससे पता चलेगा कि आखिर रिएक्शंस में ऐसे केमिस्ट्री में क्या होगा, ठीक। तो ये चीज है। तो यहाँ पर हम देखते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। बस दो लाइन का है, इसको समझा देते हैं आपको। देखें, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। चेंज का मतलब कोई रिएक्शन चेंज क्या होता है जानते हैं। तो चेंज दो तरह से होता है, एक भौतिक तरह से, एक रासायनिक तरह से। तो जो भौतिक जो होता है उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ऐसा परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक। तो भौतिक परिवर्तन क्या होगा? वो परिवर्तन या ऐसा परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है पदार्थों की भौतिक अवस्था, दशा, आकृति, आकार और आयतन। पदार्थों की भौतिक अवस्था, दशा, आकृति, आकार, आयतन आदि में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यानी कि इन सबों में यदि परिवर्तन होता है, किनमें कोई पदार्थ उसकी दशा में, उसकी अवस्था में, उसकी आकृति में चेंज आ रही है या उसका आयतन बदल जा रहा है, तो ऐसे जो भी परिवर्तन होते हैं वो सब भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं, क्लियर। उसे हम भौतिक परिवर्तन। तो कोई भी चेंज है, जैसे इसका एग्जांपल देते हैं पदार्थों का गलना। तो पदार्थ मान लीजिए कि बर्फ है, एक उसका आकार होगा, जब होगा उसमें यदि बर्फ गलने लगता है तो उसमें परिवर्तन होता है, यानी मेल्ट होने लगता है। गलेगा तो उसका आकार क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो आकार में चेंज हो गया। कोई पानी को जैसे जमाते हैं तो किस अवस्था में होता है? लिक्विड में होता है, द्रव अवस्था में। यदि उसको हम कंडेंस कर दें, जमा दें, तो कंडेंसेशन प्रोसेस को बोलेंगे, कंडेंस कर देंगे तो जम जाएगा। तो उसकी अवस्था क्या हो जाएगी? आयतन उसका चेंज हो जाएगा और उसकी अवस्था भी चेंज हो जाएगी। तो ऐसे जो परिवर्तन होते हैं उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं, क्लियर। तो आप समझ गए होंगे भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ठीक। और भी सारी चीजें भौतिक परिवर्तन में, जैसे कि फ्रीजिंग, जमना, अभी हम आपको बताए हैं। तो अब हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? वो परिवर्तन है, चाहे ऐसे परिवर्तन जिनमें एक नए पदार्थ बन जाते हैं। रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसमें क्या होता है? कोई ना कोई नया पदार्थ बनता है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन
कहते हैं। परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बन जाते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। यानी कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, उसमें नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है? नया पदार्थ बनता है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं इसका एग्जांपल। जैसे पदार्थों का जलना, यानी कोई पदार्थ को जला दिया जाए तो उसमें कुछ न कुछ वो बनेगा। जैसे लकड़ी को जला दिया जाए, पदार्थ है, तो ऊर्जा देकर और कुछ एक हमको दूसरा चीज प्राप्त हो जाता है, कोयला प्राप्त हो जाता है। ठीक, जंग लगना, यानी कि लोहा है, उस पर यदि जंग लग जाता है तो भी परिवर्तन हो जाता है, और ऐसे परिवर्तन को हम बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि जब जंग लगता है आयरन में, लोहा में, तो उसमें किसकी उपस्थिति में लगता है? पानी होती, नमी, ठीक ना, और ऑक्सीजन मिलकर उस पदार्थ को गलाने लगते हैं। ठीक है, इस तरीके से जंग लगता है। ठीक, तो ये ऐसे परिवर्तन जो होते हैं उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। संयोजन की अभिक्रियाएं, जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं उसे हम रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत देखते हैं। तो ये हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन। यानी कि रासायनिक परिवर्तन का मतलब हो गया इनमें कोई ना कोई एक नया पदार्थ बनता है जिसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ये जानना बेहद जरूरी था, इसकी वजह से हम यहाँ पे हम बात की। ठीक, नोट कर लें इसको। अब हम देखते हैं नाभिकीय परिवर्तन। नाभिकीय परिवर्तन देखते हैं। नाभिकीय परिवर्तन जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर चेंज। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चेंज। न्यूक्लियर चेंजेज बोलते हैं हम नाभिकीय परिवर्तन। तो नाभिकीय परिवर्तन क्या होता है? ऐसे परिवर्तन जिनमें परमाणु नाभिक का संगठन बदल जाता है तथा एक प्रकार के परमाणुओं से दूसरे नए प्रकार के परमाणु बन जाते हैं, नाभिकीय परिवर्तन या नाभिकीय क्रिया कहलाते हैं। तो क्या होता है इसमें? ये एक तरह का ऐसा परिवर्तन है जो परमाणु होता है, उस परमाणु का जो नाभिक होता है यानी संगठन होता है। परमाणु संगठन का मतलब जैसे कि एक परमाणु होगा तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होगा, तो ये उसका संगठन हो गया। तो नाभिकीय परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है कि उसका जो संगठन होता है उसी में चेंजेज होते हैं, संगठन बदल जाता है उसका, यानी कि परमाणु होता है उस परमाणु बदल जाता है, उसके द्वारा दूसरा परमाणु बनता है। तो ऐसे परिवर्तन जिनमें परमाणु नाभिक का संगठन बदल जाता है तथा एक प्रकार के परमाणु से दूसरे नए प्रकार के परमाणु बन जाते हैं, ऐसे परिवर्तन को हम नाभिकीय परिवर्तन या नाभिकीय अभिक्रियाएं भी कहते हैं। नाभिकीय परिवर्तन क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जिनमें परमाणु के नाभिक का संगठन बदल जाता है तथा एक परमाणु से दूसरे नए परमाणु का निर्माण होता है। ऐसे परिवर्तन को हम नाभिकीय परिवर्तन या न्यूक्लियर चेंजेस कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे, ये आपका हो गया एग्जांपल। ये हो गया आपका रेडियम हो गया। ए होता है, उसको रेडियम होता है और उसका परमाणु क्रमांक होता है 88, यानी कि 88 और उसका परमाणु भार होता है 226। जब ये जो रेडियम है स्वतः अपने आप क्या होता है? विघटन होता है इसका, टूटता है, चेंज होता है इसके अंदर। और कैसा चेंज होता है? न्यूक्लियर चेंज,
यानी कि नाभिकीय चेंज, इसके नाभिक का जो संगठन होता है बदलने लगता है, टूटने लगता है। जब ये टूटने और बदलने लगता है तो टूट कर और बदल कर क्या बनाता है, ये बनाता है आर्यन। आर्यन बोलते हैं रेडान। क्या नाम देते हैं? रेडान। तो ये रेडान में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि रेडियम रेडान में कन्वर्ट होता है। और ऐसा जब होता है, एक परमाणु दूसरे नए परमाणु का निर्माण करता है, और कैसे करेगा, उसके नाभिक के अंदर जो संगठन है वो चेंज हो जाएगा। तो ऐसे परिवर्तन को हम नाभिकीय परिवर्तन कहते हैं। और जब ये चेंज होगा, दूसरा परमाणु बनेगा, तो प्लस हीलियम भी यहाँ से निकला 2He4। तो देखिए इसमें होता क्या है, जो ये आर्यन है, रेडियम है, रेडियम स्वतः ही अपने आप क्या हुआ, चेंज हो गया। और चेंज हुआ यानी कि इसके नाभिक का जो संगठन है, क्या है इसका संगठन, इसके संगठन यानी कि कंपोजिशन, इसका जो कंपोजिशन है इसको संगठन बोलते हैं। इसके कंपोजिशन में क्या हुआ, चेंजेज आया, और चेंजेज स्वतः ही क्या बना लिया, रेडान बना लिया। क्या बना लिया, रेडान। और जो ये रेडान बना है यहाँ पे, ये जो रेडान बना है यहाँ पे, वो रेडान क्या होगा, इस परमाणु से ये बना। तो देखेंगे इसका परमाणु का जो परमाणु क्रमांक 88 है, और इसका कितना हो गया 86, यानी कि यहाँ से प्रोटॉन घट रहा है। प्रोटॉनों की संख्या क्या हो रही है, घट रही है। प्रोटॉनों की संख्या घट रही है, कितनी घट रही है, 2। तो 2 प्रोटॉन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हीलियम का। अब परमाणु भार देखेंगे, 88 से 86 हो गया, और यहाँ पे 226 है तो 222 हो गया, यानी कि 4 यूनिट इसमें भी घटा। तो वही 2He4 बाहर निकल गया, और क्या नया बन गया, रेडान। ऐसा जब चेंज होता है, यानी कि कोई भी परमाणु होता है, उस परमाणु के अंदर यदि चेंजेस देखने को मिलते हैं, यानी कि परमाणु के नाभिक के संगठन के अंदर यदि चेंज होता है, तो ऐसे परिवर्तन को हम नाभिकीय परिवर्तन कहते हैं। ठीक, इस तरह के परिवर्तन को नाभिकीय परिवर्तन कहते हैं। जानना जरूरी था आप लोगों के लिए, इसकी वजह से इसको हम हटाते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लें, याद ले। अब हम देखेंगे रसायन का महत्व और विस्तार। रसायन का महत्व और विस्तार, ये आपके सिलेबस में है, आपको इस साल पढ़ना है। इसको सिलेबस में है, पहला टॉपिक इस सिलेबस में है, रसायन का महत्व और विस्तार। फिर रसायन का महत्व और विस्तार क्या होता है, देखिए अब इसको समझें पहले कि रसायन का महत्व और विस्तार क्या होता है। तो रसायन का महत्व और विस्तार, रसायन का मतलब जो रसायन शास्त्र है, केमिस्ट्री है, इसका क्या महत्व है, और कैसे इसका कहाँ तक ये फैला हुआ है, वाइडली स्तर पे, बड़े स्तर पे, उसका क्या है इसका। तो आप जानते हैं कि जितने भी मानव हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में रसायन का यूज करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। हम हो चाहे आप हो चाहे जो भी हो, किसी न किसी रूप में हम यूज करते हैं। और इसका विस्तार यहाँ तक है कि आप कोई अछूता नहीं है इससे कि रसायन का प्रयोग न करें। ठीक, तो हमारे जीवन में रसायन का, यानी कि हमारे जीवन या आधुनिक में रसायन का बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक, तो वाइडली स्तर पे चारों तरफ जो फैला हुआ है, ऐसा करें इस टॉपिक को हम लिखा देते हैं, आपको लिख लें। चलें स्टार्ट करें लिखना। हेडिंग डालें रसायन का महत्व, लिखें आधुनिक जीवन में रसायन विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आधुनिक जीवन में रसायन विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हो गया। रसायन लगभग सभी क्षेत्रों में मानव समाज की सेवा कर रहा है, मानव समाज की सेवा कर रहा है, और
मानव जीवन को खुशी, कामा करेंगे, मानव जीवन को खुशी, स्वस्थ, कामा करेंगे, सबका मतलब बताएंगे, सुरक्षित, कामा करेंगे, एवं समृद्ध बनाया है, एवं समृद्ध बनाया है। सभी लघु और बड़े उद्योगों में रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे अम्ल, कामा करते जाएंगे, क्षार और लवणों का उपयोग, धातु निष्कर्षण, धातु शोधन, पेट्रोलियम शोधन तथा कांच, साबुन, कागज, कपड़ा, कामा करते जाएंगे, कांच, साबुन, कागज, कपड़ा, उर्वरक, विस्फोटक, रंजक, औषधि आदि के उत्पादन में होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, अमोनिया, कास्टिक सोडा और क्लोरीन, एक बार और सुने, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, कामा करते जाएंगे, अमोनिया, कामा, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा और क्लोरीन उद्योगों में स्तंभ है, उद्योगों के स्तंभ है, यानी जितने भी सारे उद्योग हैं इनमें इनका बिना इसके चलने वाला नहीं है। फिर आगे पैराग्राफ, कृत्रिमिक रेशा, ऊन, कृत्रिमिक रेशा, ऊन तथा धागे से वस्त्र बनाए जाते हैं। कीटनाशी, पीड़कनाशी, कीटनाशी, कीटनाशी मतलब खेतों में जब कीट वगैरह के लिए फल नुकसान करते हैं फसल को, कीटनाशी डाला जाता है, वो सब रसायन का ही एक बड़ा रूप है। कीटनाशी, पीड़कनाशी आदि रसायन फसल की रक्षा करते हैं। औषधियां स्वास्थ्य तथा जीवन की रक्षा करती हैं। औषधियां स्वास्थ्य तथा जीवन की रक्षा करती हैं। तेल, वसा, प्रोटीन, कामा करेंगे, तेल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लवण और विटामिन हमारे भोजन के आवश्यक अंग है। हमारे भोजन के आवश्यक अंग है। ये सब जो भी है रसायन की महत्व हो गया, कहाँ कहाँ इसका विस्तार, विस्तार का मतलब ये वायडली स्तर पे, बड़े स्तर पे चारों तरफ फैले, सबकी जरूरत है। जैसे अभी हम बताए कि जितने भी हैं ये इसके बिना, रसायन के बिना हमारे स्वास्थ्य, हमारे लाइफस्टाइल सब अधूरे हो जाएंगे। तो देखो कृषि के क्षेत्र में जैसे उर्वरक, कीटनाशी इसका यूज किया जाता है। कृषि यानी कि खेतों में इसका उर्वरक और कीटनाशी का यूज किया जाता है। वस्त्र जो बनता है हमारा, उसमें कृत्रिम रेशम, ऊन, कृत्रिम धागे, ये सब का यूज करके बनाया जाता है वस्त्र। ये भी सब केमिकल के दौरान ही आते हैं। भवन और सड़क का निर्माण जो होता है, यानी कि घर, सड़क और निर्माण जो होता है भवन, उसमें क्या लगता है, सीमेंट लगता है, बालू लगता है, ये सब केमिकल्स हैं।
यानी कि रसायन है, रसायन शास्त्र का एक भाग है, रसायन शास्त्र है। जैसे बालू का SiO2 उसका फार्मूला होता है, जैसे सीमेंट होता है, जिप्सम, ये सब मिलाए जाते हैं, ये सब केमिकल्स है। तो केमिकल का आप देख सकते हैं कितना बड़े पैमाने पर इसका विस्तार है, उपयोग है। फिर स्वास्थ्य तथा जीवन में, स्वास्थ्य और जीवन में देख लेते हैं हम कि स्वास्थ्य में जैसे कि विटामिन, एंटीबायोटिक्स, औषधियां, जितने भी ड्रग्स लेते हैं। अब हम देख लेते हैं ईंधन के रूप में हम कहाँ योगदान देता है रसायन का महत्व। ईंधन में जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, LPG, ये सारे जितने भी हैं सब रसायन ही हैं और इनका उपयोग यहाँ पे भी होता है। उद्योग में देख लें, उद्योग बड़े बड़े जो उद्योग लगते हैं, जैसे सीमेंट बनते हैं, वहां पे भी रसायन, कांच, वस्त्र, पेंट, रबड़, प्लास्टिक, चमड़ा इत्यादि चीजों में हर जगह, जैसे चमड़ा है, चमड़ा जैसे मान लो कि आप चमड़ा गया यहाँ से, जैसे कहीं से भी चमड़ा जब जाता है उद्योग में, उसको साफ सफाई की जाती है, उसके बाद वो काम में आता है। तो सबका यूज यानी रसायन शास्त्र के बिना होना मुश्किल है। ठीक, युद्ध सामग्री, जैसे युद्ध जो होते हैं, युद्ध में क्या होता है, विस्फोटक यूज किया जाता है, वो सब भी रसायन ही है। मनोरंजन जो होता है, यानी कि जो मनोरंजन, उसमें भी जैसे कि फोटो फिल्म, फोटोग्राफिक्स, सिनेमा, रंगीन फिल्में, उसका जो यूज होता है वहां पे भी यूज होता है बड़े स्तर पे। सुंदरता के प्रसाधन, यानी सुंदरता के प्रसाधन का मतलब ये सुंदर बनने के लिए, अच्छे दिखने के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए क्या किया जाता है, तरह तरह के तेल लगाया जाता है इस बालों के लिए, इत्र ताकि सुगंध आए, अट्रैक्शन के लिए, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, ये सारे क्या है, रसायन शास्त्र है। साबुन, शैम्पू, ये सब रसायन शास्त्र है, इनका यूज किया जाता है। ये सब जो रसायन शास्त्र है, आप समझ सकते हैं रसायन शास्त्र का कितना वाइडली यूज है। ये सिलेबस में पूछा जाता है कि रसायन शास्त्र का महत्व, तो आप बताएंगे ये सारी चीजें, और विस्तार कहाँ कहाँ ये फैला हुआ है। खाद देख लें, प्रति जैसे कि एयर कूलर वगैरह भी, इसमें भी रसायन ही यूज होता है। इस तरीके से रसायन शास्त्र का ये सारा महत्व था और रसायन के बारे में विस्तार था, जो आप समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं परमाणु, यानी कि एटम, इसकी बात करेंगे हम, परमाणु, एटम की। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि परमाणु क्या होता है। जब हम केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं, तो पहली दफा हम जानने की कोशिश करते हैं परमाणु क्या होता है। तो परमाणु के बारे में हम आज अभी देखेंगे कि परमाणु क्या होता है, कैसे, क्या क्या इसका कंपोजिशन है, इसके बारे में डिटेल थोड़ा बहुत समझेंगे, इसको जानेंगे। तो ये जो टॉपिक्स हैं, जैसे परमाणु हो गया, और भी सारी चीजें जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो अक्सर लोग पूछ देते हैं कहीं ना कहीं क्लास में, चाहे घर पे, चाहे कहीं पे भी। इन सब चीज़ों को जानना जरूरी है। क्यों कि हमेशा यूज में रहते हैं, और आप यूज में हैं, आप उसके बारे में ही नहीं जानते हैं, तो बहुत शर्म की बात होती है। इसकी वजह से हम आज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं परमाणु और उससे रिलेटेड चीजें, ताकि आप लोग की यूजफुल होगी। अच्छा, देखें परमाणु क्या होता है। आप जानते हैं कि किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं, परमाणु कहलाते हैं। आप परमाणु को कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण, किसी तत्व, कोई तत्व है, उसका सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए
बिना गठित हुए भाग लेते हैं परमाणु कहलाते हैं, यानी कि एटम कहलाते हैं। तो एटम किसे कहेंगे हम? तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिनसे क्या बनते हैं? अणु का निर्माण होता है। परमाणु से क्या बनेगा? अणु बनेगा। अणु का निर्माण होता है या बनता है तथा रासायनिक अभिक्रिया में, यानी कोई भी रिएक्शन हो रहा है, रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है किसी तरह, भी आपको बताए हैं हम कि केमिकल चेंजेज यानी केमिकल रिएक्शंस दिखाए हैं, रेडियम से रेडॉन बना है, इसी तरीके से कंपोजिशन आप देखे हैं, ठीक ना। तो इस तरीके की जो अभिक्रियाएं होती हैं उनमें बिना अवघटित हुए, यानी कि अवघटन नहीं होता है, उसका भाग लेता है, उसे हम परमाणु कहते हैं। एक बार और इसको दिमाग में फिट करें। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक वह सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अवघटित हुए भाग लेते हैं उन्हें हम परमाणु कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे थोड़ा सा उसे कोरिलेट करके देखेंगे यहाँ पे परमाणु के बारे में कि क्या है इसमें। तो जो एक परमाणु होता है, जो हाइड्रोजन परमाणु, सबसे पहला परमाणु जिसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन परमाणु बोलते हैं, इसको ये इसका मतलब होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन। क्या नाम बोलते हैं इसको? हाइड्रोजन। इसको हाइड्रोजन परमाणु बोलते हैं। जो ये हाइड्रोजन परमाणु है उसकी जो त्रिज्या होती है, क्या होती है उसकी त्रिज्या? हाइड्रोजन परमाणु की जो त्रिज्या होती है इसकी त्रिज्या होती है 0.28 एंगस्ट्रॉन के लगभग होती है। यानी कि जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उसकी त्रिज्या 0.28 एंगस्ट्रॉन के लगभग बराबर होता है। और इसको छोड़कर और भी अन्य जो तत्व हैं, परमाणु हैं, अन्य तत्वों के जो परमाणु है उनकी त्रिज्याएं कितनी होती हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो 0.7 एंगस्ट्रॉन से लेकर 0.7 एंगस्ट्रॉन से लेकर 2.5 या 2.5 एंगस्ट्रॉन होती है। 2.5 एंगस्ट्रॉन होती है। क्लियर? इस तरीके से यानी कि अन्य, यानी कि इसका तो सबसे छोटा जो पॉइंट में होता है 0.28 एंगस्ट्रॉन, और इससे थोड़ा सा बड़ी जो भी परमाणु है इससे बड़े हैं तो उसका स्टार्ट होता है 0.7 एंगस्ट्रॉन से, ई को एंगस्ट्रॉन बोलते हैं, से 2.5 एंगस्ट्रॉन तक होते हैं। क्लियर? ये इसकी त्रिज्या की बात हो गई, इतनी होती है। अब द्रव्यमान की बात कर लेते हैं, यानी कि हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है लगभग कितना होता है? 1.008 mu। हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है लगभग 1.008 mu होता है। mu का मतलब हो गया एटॉमिक मॉलिक्यूलर यूनिट, ठीक है। इतना mu होता है, एटॉमिक मास यूनिट इसको बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक ना। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.00। अब हाइड्रोजन के बाद और भी तत्व हैं और भी परमाणु हैं, तो उनका क्या होता है देखते हैं। तो अन्य परमाणुओं के द्रव्यमान लगभग, जो भी अन्य परमाणु हैं उनका द्रव्यमान लगभग 2 mu से, यानी कि 2 mu, देखो यहाँ पे 1 से है, यहाँ पे 2 लिखा है, 2 mu एटॉमिक मास यूनिट से लेकर 266 mu होता है। आप समझ सकते हैं बहुत ज्यादा, 266 mu, इसके बीच में कितना गैप है? 2 से लेकर 266 mu तक होता है, ये मध्य होता है। क्या? द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान मास। इस तरीके से परमाणु हो गया। अब आप इसमें थोड़ा सा परमाणु के बारे में आप लिख लें तो हम उसके बारे में इसको समझा देते हैं। लिखें, स्टार्ट करें।
लिखें। इसके बाद लिखेंगे आप पैराग्राफ छोड़कर। लिखें, परमाणु के केंद्रीय भाग को, परमाणु के बारे में लिखवा रहे हैं, परमाणु के केंद्रीय भाग को परमाणु के केंद्रीय भाग को जिसमें परमाणु का कुल धनावेश, जिसमें परमाणु का कुल धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान होता है या संकेंद्रित होता है, संकेंद्रित होता है, परमाणु का नाभिक कहते हैं, यानी कि न्यूक्लियस कहते हैं। परमाणु का नाभिक कहते हैं। तो परमाणु का नाभिक क्या होगा, यानी कि समस्त द्रव्यमान कहाँ होता है, परमाणु के नाभिक में होता है। परमाणु का केंद्रीय भाग जो होता है, ठीक ना। अब आगे लिखें, परमाणु नाभिक की रचना, परमाणु नाभिक की रचना यानी परमाणु का जो नाभिक होता है किससे बना है। परमाणु नाभिक की रचना प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से होती है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से होती है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से होती है। हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से होती है। नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से, नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं, न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन NucLeon न्यूक्लियॉन कहते हैं, यानी कि परमाणु को सामूहिक रूप से क्या कहेंगे, उसके केंद्र को न्यूक्लियॉन कहेंगे, नाभिक को क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन कहेंगे। ठीक, आगे लिखें, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। परमाणु में, इस परमाणु के बारे में नहीं बता रहे, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। क्लियर। अब आप ये चीजें आप समझ गए परमाणु। अब आप ये चीजें लेंगे, जो परमाणु होता है इसमें 3 होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इसको मिटा देते हैं। जो परमाणु होता है एटम, ये जो परमाणु होता है, आप देखें यहां पे, ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन, को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इसको क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, यहाँ पे
चार्ज का मतलब हो गया आवेश, इसको चार्ज का मतलब आवेश, इस पे माइनस आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है? माइनस, यानी कि ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन, इसे P से इंडिकेट करते हैं। इस पे आवेश क्या होता है? इसको बोलते हैं प्रोटॉन, इसको बोलते हैं हम प्लस आवेश होता है। एक होता है न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन होता है, इसको हम, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक। तो परमाणु जनरली 3 पार्टिकल्स यानी कणों से मिलकर बनी होती है, चाहे 3 चीजों से मिलकर बनी होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पे जो चार्ज होता है, आवेश होता है, माइनस आवेश होता है, और जो प्रोटॉन होता है उसमें प्लस आवेश होता है। प्रोटॉन को P से इंडिकेट करते हैं, और जो न्यूट्रॉन होता है उसको N से इंडिकेट करते हैं, और इसमें कोई आवेश नहीं होता है। एक परमाणु, जनरली हम एक परमाणु बना रहे हैं, देखें आप यहाँ पे, ये एक गोला है, इसको मान लेते हैं ये परमाणु है, ठीक। इस परमाणु में, परमाणु के 2 भाग होते हैं। जो परमाणु होता है इसके कितने भाग होते हैं? भाग कितने होंगे? 2। कौन कौन भाग होंगे देखेंगे अभी यहाँ पे आप। पहला जो भाग होता है, सपोज मान लें ये परमाणु हो गया, देखें, हाँ मार्कर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, नहीं था, देखें कहीं किनारे रख दिए थे। अब देखते हैं हम, जो परमाणु होता है उसके भाग कितने होते हैं? 2 भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है उसको हम धनायन भाग कहते हैं, दूसरे भाग को ऋणायन भाग कहते हैं। तो जो धनायन होता है, सपोज मान लें ये क्या है, ये जो भी हम स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं, यहाँ पे ये एक परमाणु का स्ट्रक्चर है। किसका है? परमाणु, ठीक। ये स्ट्रक्चर जो हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे एक परमाणु का स्ट्रक्चर है। परमाणु कैसे, परमाणु में कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे रहते हैं देखेंगे यहाँ पे। जो परमाणु है, परमाणु में 2 भाग हो गए। एक जो भाग होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, ये जो बीच वाला भाग है इसी को हम केंद्रक कहते हैं। अभी लिखवाएं आपको केंद्रक, ये बीच वाला भाग होता है वो केंद्रक होता है, और उसके बाद वाला जो भाग होता है उसको हम कक्ष कह सकते हैं, यानी कि ऑर्बिटल कहते हैं, या आउटर शेल कह सकते हैं, ठीक ना। तो जो ये नाभिक है, या इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं इसको? इस नाभिक को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। ये नाभिक है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। और इस न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस में। जो प्रोटॉन होता है, अभी बताए हैं कि उसमें प्लस चार्ज होता है। क्या होता है? प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है। इस प्रोटॉन में प्लस चार्ज हो गया और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। एक अभी शब्द बताएं कि न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं? न्यूक्लियॉन। तो न्यूक्लियॉन का मतलब होता है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को मिला देते हैं, उसको हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे जो प्रोटॉन का एक भाग ये हो गया। दूसरी भाग इसके बाहर की जो जगह बच रही है, देख रहे हैं आप लोग, ये इसको हम कक्षक बोलते हैं, या चाहे इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम ऑर्बिटल बोलते हैं। ऑर्बिटल क्या कहेंगे? ऑर्बिटल बोलते हैं, ऐसे को बोलते हैं कक्षक। अब ये देखेंगे हम यहाँ पे कि
ये जो है, ये जो नाभिक के बाहर बहुत सारे ऐसे गोले देखने को हमको मिलेंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे रिंग यानी कि गोले मिलेंगे देखने के लिए। इसी गोले को हम कक्षक या ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षक या ऑर्बिटल या सेल कहते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, ये तो नाभिक हो गया, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और ये जो कक्षक होता है इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि इन सब में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ, यानी कि इस जो कक्षक है इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरीके से परमाणु का एक स्ट्रक्चर होता है, संगठन होता है। तो जो परमाणु होता है एटम, तीन तरह से मिलकर एटमों से बने परमाणु पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और भी होते हैं न्यूक्लियो, एंटी न्यूक्लियो, जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, उसका हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ना आपको जानना है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे परमाणु जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक, कैसे इसका अरेंजमेंट होता है आपको हम यहाँ पे दिखाए। जो न्यूक्लियस होता है यानी कि नाभिक होता है, उसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और उसके बाहर जो ये रिंग बने हैं, गोले बने हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, इस तरीके से जो संरचना होती है वो परमाणु की होती है। इस तरीके से परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अरेंज होते हैं एक। ठीक, अब ये हम एक बात दिखाएं आप लोगों को वहां पे कि जो परमाणु होता है उदासीन होता है। क्यों? जो न्यूट्रॉन है यहाँ पे, इस पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल होता है, इसको बोलते हैं न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, यहाँ पे लिखा है। तो जो चार्ज की बात करेंगे तो न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूक्लियस के बाहर यानी कि केंद्रक के बाहर जो कक्षाएं होती हैं, सेल होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों बराबर होने की वजह से परमाणु को हम क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। तो इस तरीके से जो परमाणु होता है क्या होता है, उदासीन होता है। क्लियर? अब ये थोड़ा सा इसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें परमाणु के बारे में, और सेल क्या होता है, सब सेल क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होते हैं, और क्वांटम नंबर वगैरह बहुत से लॉट ऑफ चीजें हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग होगी दूसरे चैप्टर से। अभी आपको बस परमाणु है तो परमाणु के बारे में एटम्स बताया गया आपको। अभी परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, इन सब चीजों थोड़ी थोड़ी जो बेसिक चीजें हैं उसको बताया जाएगा इस चैप्टर में, और थोड़ा बहुत आगे की चीजें। उसके बाद आपको दूसरे चैप्टर में जाएंगे, इसमें समझेंगे कि परमाणु के जैसे उसका डिटेल समझेंगे, सारी चीज बहुत सारे, जैसे कि आपको थ्योरी पढ़ने, बोहर्स थ्योरी, रदरफोर्ड मॉडल, बहुत सारे मॉडल्स हैं उनको पढ़ने हैं। फिर आपको क्वांटम नंबर पढ़ने हैं, अबॉव प्रिंसिपल पढ़ने हैं, हाइजेनबर्ग सिद्धांत पढ़ने हैं, यानी बहुत सारी चीजें सबको पढ़ना है अगले चैप्टर्स में। और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है वो, और बेसिक है पूरा। आप एक भी लेक्चर यदि छोड़ते हैं तो आप लोगों की ये तकलीफ दे होगी। तो जितने भी लेक्चर्स हैं मेरे, उसको ध्यान से सुनें। यदि कोई भी समस्या आती है तो कमेंट के थ्रू आप बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।